बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मेरी बहन की शादी में आई थी। शोख, चंचल और फैशनेबल, बहुत बातूनी और अपनी दिलचस्प बातों से हर किसी का दिल मोह लेने वाली लड़की थी। जल्द मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। पहले हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं था, उनके बारे में सुना ही था। मिली तो नाजिया ने दिल में घर कर लिया। ऐसी पुरकशिश लड़कियां कम ही होती हैं कि जो दूसरी लड़कियों के झुरमट में नुमाया नजर आती हैं। मैं सादा दिल बहुत जल्द उसकी शख्सियत से मरगूब हो गई। वक्त के साथ पता चलता है कि कौन कैसा है और साथ रहने से ही जौहर खुलते हैं। नाजिया ऐसी भी अच्छी नहीं थी जितनी नजर आती थी। उसकी कुछ आदत बुरी लगने लगीं, मसलन बात कहकर मुकर जाना और तेज़ तेज़ बोलने लगना। दूसरे पर यूं वसूख के साथ इल्ज़ाम धरती कि अगले का मुंह खुले का खुला रह जाता। वो हर अजनबी के साथ फ्री हो जाती। उसका ये हल्कापन मुझ पर भारी गुजरता। फवाद मेरा चचा ज़ाद था, एक सादा मिजाज और खामोश तबा लड़का था। बहुत कम लड़कियों से बात करता, लेकिन नाजिया जैसी फनकारा से न बच सका। एक ही दिन में उसे अपने साथ बेतकल्लुफ़ कर लिया। मेहंदी वाले दिन जब हम सब लड़कियां ढोलक बजाने इकट्ठी हुईं तो नाजिया ने फवाद के बारे में बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, नाजी, उसे तो बख्श दो, वो बहुत अच्छा लड़का है, अब उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। इस पर सब लड़कियों के सामने ये कहकर मुझे शर्मिंदा करना शुरू कर दिया कि नरमीन, तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें फवाद पसंद है, अब हम उसका जिक्र भी ना करें। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी। मेहमान जानकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर उसने तो रट ही लगा दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो किसी न किसी बात के बहाने यही बात दोहराने लगती, यहाँ तक कि मैं सिच आ गई। उसने यूं तैश दिलाया तो मैंने उसे बेहुदा और बदतमीज़ लड़की कह दिया। नाजिया को सख्त तौहीन महसूस हुई। जख्मी नागिन की तरह बल खाकर बोली कि बदला लूँगी। वो रो रही थी, फिर उठकर दूसरे कमरे में जा बैठी। ढोलकी में बदमज़गी हो गई। तब एहसास हुआ कि मुझे ऐसा न कहना चाहिए था। तहम्मुल से काम लेती तो ये नाखुशगवार वाक़या पेश न आता। मैंने उससे माफ़ी मांगी तो बोली कि माफ़ किया, मगर बात उसके दिल से ना निकली। ये बात बहुत आगे जाकर खुली। शादी की तकरीब ख़त्म हो गई, सब मेहमान चले गए और ये वाक़या भी किस्सा पानिया हो गया। मैट्रिक के बाद मैं घर बैठ गई। रिज़ल्ट का इंतज़ार था। इन दिनों सख्त बोरियत होती। भाई छुट्टियों में गांव चले जाते। तब दुआ करती कि या अल्लाह कोई अच्छा मेहमान या रिश्तेदार हमारे घर आ जाए ताकि उनसे बातचीत करके दिल बहले। दुआ कबूल हो गई। एक दिन जबकि अम्मी पड़ोस में गई थीं, दरवाजे पर दस्तक हुई। ये फवाद था जो हमारे गांव से आया था। मैंने उसे कमरे में बिठाया और ख़ुद चाय बनाने चली गई। जब चाय की ट्रे लाकर सामने रखी, अचानक फूफी और नाजिया भी आ गईं। उनको भी आज के दिन आना था, ये सोचकर मैं हैरान थी। सलाम दुआ के बाद फूफी वॉशरूम चली गईं और मैं दोबारा चाय बनाने बावर्ची खाने में जा घुसी। वापस पलटी तो नाजिया को फवाद के करीब बैठे देखा। नाजिया ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। ये मंजर देखकर मैंने नज़रें झुका लीं। फवाद गुमसुम था। नाजिया ने खफकी से मेरी जानिब देखा और जल्दी से उठकर दूसरे सोफ़े पर जा बैठी। तभी मैंने सवाल किया, आज आप सब इकट्ठे आ गए? हैरत की बात है। हैरत क्यों, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। वो चटक कर बोली, हाँ इत्तेफाक ही होगा। मैंने खजल होकर जवाब दिया। उसी वक्त अम्मी आ गईं। इन्होंने मुझे मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहा तो मैं इन सबको बातें करता छोड़कर किचन में खाना बनाने चली आई। लेकिन मेरा माथा ठनका कि फवाद और नाजिया में राब्ता हो गया है। ये सब एक ही दिन आए हैं। मेरा छोटा भाई सुलेमान छुट्टियों में चचा जान के पास गांव गया हुआ था। वो घर आया और मुझे बताया कि चचा जान ने भेजा है कि अम्मी और बाजी को गांव ले आऊं। ये चचा और चची की ख्वाहिश है कि आप लोग भी इन दिनों गांव चलें। अम्मी ने माजरत कर ली और बोली कि अगर तुम चाहो तो चली जाओ, मेरी तबीयत वहाँ नहीं लगती। मेरी वालिदा शहर की परवरदा थीं। वालिद साहिब ने उनसे पसंद की शादी की थी और शादी के बाद शहर आ बसे, जबकि हमारा आबाई घर गांव में ही था। हम रिश्तेदारों से मिलने कभी कभार वहाँ जाया करते। अम्मी ससुराल कम ही जाती थीं। मैं और सुलेमान भाई गांव पहुँचे तो चचा चची ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो हमें देखकर खुश हो गए। चचा का इरादा था कि मुझे अपनी बहू बना लें। इस अमर का इजहार वालिद साहिब से वो कर चुके थे। इस बार जब फवाद से सामना हुआ, उसने सलाम न किया और घर से निकल गया। समझ गई कि ये किया धरा नाजिया का है। उसी ने न जाने क्या कहकर उसका दिल मुझसे फेरा है। फवाद के रवैये ने मेरा दिल ज़ख्मी कर दिया।
लेकिन सब्र किया और क्या करती। वो पहले भी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाती। इस बार इखलाक के तमाम तकाज़े बालाए ताक रखकर कुछ इस तरह नज़रअंदाज किया जैसे मेरी ज़ात कोई अहमियत ही न रखती हो, जबकि मेहमानदारी का तकाज़ा ये था कि वो मेरी और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करता। जब वो हमारे घर आता, मैं चाय, शरबत और खाने से उसकी तवाज़े करती। आज उसके सर्द रवैये पर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपनी सख्त एहानत महसूस की। मेरा दिल गांव में न लगा, अपनी उन हमजोलियों से भी ना मिली जिनके साथ खेतों को सैर को जाया करती थी। जिस रोज़ मैं वहाँ से लौट रही थी, दिल पर मनो बोझ था। सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि न जाने नाजिया ने ऐसी क्या बातें की हैं फवाद से कि उसने बात करना भी गवारा नहीं किया। चचा जान तो मुझे बहू बनाने के ख्वाब देख रहे थे। वक्त बहुत जालिम है। चचा जान मुझे बहू बनाने के ख्वाब आंखों में बसाए इस जहां से रुखसत हो गए। मौत ने उन्हें मोहलत ना दी, जबकि मेरे वालिद भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके थे। चचा की वफ़ात पर सभी सौगवार थे। हमारा गांव जाना लाजिम था, लेकिन मौत के घर भी नाजिया अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे सकी। वो हर एक से कह रही थी कि मुझे मालूम है ये यहाँ क्यों आई है। किसी के आंसू पोंछने लाजिम थे। अब देखेंगे ये मंगनी रहती है या टूटती है, मगर ये बैल मंडी चढ़ने की नहीं। उसकी घटिया सोच पर मैं दंग रह गई। कुछ दिन गुजरे कि फवाद हमारे घर आया। मैंने सलाम किया और पूछा कैसे आना हुआ। इधर उधर देखकर बोला, एक काम है तुमसे। नाजिया जब हमारे घर आई थी तो अपना बटवा भूल गई थी। वो आए तो उसकी ये अमानत तुम उसे दे देना। ये छोटा सा बटवा था, मैंने इखलाकन ले लिया और खोल कर ना देखा क्योंकि अमानत थी। उसे अपनी अलमारी में रख दिया। 2 दिन बाद नाजिया अपनी वालिदा के साथ आ गई। मेरे कमरे में आई तो मैंने अलमारी खोलकर उसकी अमानत उसको थमा दी। अभी से घर नहीं ले जा सकती, ये मेरी अमानत तुम अपने पास रख लो, बाद में लूँगी। उसने अपना बटवा मुझे लौटा दिया। मैं अलमारी में रखने लगी तो कहा, आगे मत रखो, मेरे सामने अपनी अलमारी की सेफ में रखो। उसके कहने पर मैंने सेफ में रखकर उसे लॉक कर दिया। जब वो चली गई मैं सोचने लगी कि आखिर ये चक्कर क्या है। जी चाहा कि बटवे को खोल कर देखूं तो सही, आखिर ऐसी क्या कीमती शय है जो नाजिया इसे मेरे सामने अपनी सेफ में रखवा गई। ज़मीर ने नोका कि ये उसकी अमानत है। अमानत में खयानत गैर इखलाकी बात है। इस वाक़े को 1 माह बीत गया। मैं भूल ही गई कि उसका बटवा मेरे पास है। बाबा जान गाँव गए हुए थे चची से मेरी और फवाद की शादी के मसले पर बात करने। तभी ज़मीन के बंटवारे में फूफी ने वहाँ उनसे झगड़ा कर लिया। ख़ानदान वालों ने बहन और भाई में सुलह करवाने की कोशिश की, मगर फूफी ना मानी। वालिदा असरदा घर लौट आई। बाबा जान को गांव से आए हफ्ता हुआ था कि अचानक एक रोज़ फूफा, फूफी, नाजिया और फवाद इकट्ठे हमारे घर आ गए। इनका यूं इकट्ठे आना भी अचंभे की बात थी। अम्मी की हिदायत पर मैं किचन में खाना बनाने लगी। ज़रा देर बाद कमरे से तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगीं जैसे झगड़ा हो रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। किसी का भी मूड अच्छा नहीं लग रहा था। आज नाजिया की निगाहों में ऐसी लपक थी जैसे वो मुझे अपना दुश्मन जानती हो। जो ही चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई, कानों में ये जुमला पड़ा, ऐसी लड़की से फवाद कैसे शादी करे। कमरे की फ़िज़ा इस कदर बोझिल थी कि मैंने ख़तरे की बू सूंघ ली। उस वक्त बाबा बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। इतना तो मैं समझ गई कि फूफी मेरा रिश्ता फवाद से तुड़वा कर अपनी बेटी को उससे ब्याहना चाहती हैं। बाबा जान सर झुकाए बैठे थे। मैंने आज तक वालिद को सर झुकाकर बात करते नहीं देखा। समझ में ना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गुमान हुआ कि ये रिश्तों का मसला ना हो। ज़मीन की तकसीम पर फुफ्फी वालों का अचानक झगड़ा करना और फिर हमारे घर आ जाना, ये सब कुछ बेमायने नहीं था। इसके पीछे कोई ख़ास मकसद था, मगर कौन सा मकसद ये नहीं जान पाई। किधर है वो ख़त नरमीन? कौन सा ख़त बाबा जान? मेरे सवाल पर फुफ्फी बोली, अब इतनी भोली भी ना बनो। क्या अच्छी बेटियां ऐसी होती हैं? सभी गांव वाले थू थू करेंगे अगर बात निकल गई। मैं फिर भी नहीं समझी तो फूफी ने नाजिया से कहा, तुम बताओ ना। मैं समझी कि वो मुझे सहारा देगी। मेरी दोस्त है, कज़िन है, मगर मेरी उम्मीद का मुजस्मा अगले लम्हे मुंह के बल गिर गया। जो खुद बस्तियों में गिरी थी, मुझे क्या सहारा देती। बाबा जान से बोली, मामू, इसने खुद सब लड़कियों के सामने बाजी खौला की मेहंदी वाले दिन कहा था कि फवाद मुझे पसंद है और मेरा मंगेतर है। अब ये मुकर जाए तो फवाद से पूछ लें। वो सर झुकाए बैठा था। धीरे से बोला, गांव हमसे मिलने ज़रूर आती थी, मगर नरमीन से मैंने कभी शादी का कोई वादा नहीं किया। ये अजीबो गरीब सी बातें बाबा जान के सामने सब कर रहे थे। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था।
کیا تم فواد کو خط لکھا کرتی تھی؟ میرے جواب دینے سے پہلے فواد نے جواب دیا کہ ہاں، مگر میں نرمین کے خطوط پھاڑ دیا کرتا تھا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ یہ نادان صحیح میں تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ تب ناجیہ نے کہا، نرمین کو فواد بھی خط لکھتا تھا ماموں جان، اور یہ اس کے خط اپنی الماری میں رکھتی تھی۔ میرے سامنے ایک بار اس نے فواد کا خط اپنی الماری میں رکھا۔ وہ میرا نہیں تمہارا ہوگا، تمہاری امانت تھی وہ تو، میں تو بھول ہی گئی، ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ جوش جذبات میں فوراً وہ بٹوا اٹھا لائی اور بابا جان کو دے دیا۔ انہوں نے بٹوا کھولا اور خط نکال کر پڑھنے لگے۔ جوں جوں پڑھتے جاتے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا۔ پھر انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ہو گئے۔ امی اور پھپھی بابا کو سنبھالنے لگی۔ خط جو ان کے ہاتھ سے فرش پر گر چکا تھا میں نے اٹھا لیا۔ کمرے میں جا کر اسے پڑھنا چاہا کہ آخر اس میں ایسی کیا بات لکھی تھی جس کو والد سہ نہ سکے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی خط پڑھنے لگی تھی کہ امی اور پھپھی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دوبارہ خط سیف میں ڈال کر دوڑی ہوئی والد کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جو منظر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ والد کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ اس جہاں سے چلے گئے۔ پرسکون گھر ماتم کدا بن گیا۔ گاؤں سے رشتہ دار اور عزیز آئے، پاس پڑوس سے سبھی آ گئے۔ والد کو یہ لوگ ان کی آخری آرام گاہ تک لے گئے۔ سب آنن فانن ہو گیا۔ کئی دن تک گھر میں سوگ رہا۔ کیا بات ہوئی کسی نے نہ دہرائی۔ امی کو تو اپنی سدھ بھی نہ تھی اور بھائی گاؤں میں تھے۔ رفتہ رفتہ والد کی وفات پر ہم سب کو صبر آتا گیا۔ البتہ والدہ خاموش رہنے لگیں، کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے خط پڑھا ہی نہ تھا، صرف بابا جان نے پڑھا تھا۔ ایک روز میں نے اسے نکالا کہ آخر پڑھوں تو صحیح، ایسا کیا معاملہ تھا جو والد کی جان چلی گئی۔ حیرت زدہ رہ گئی۔ خط میرے نام لکھا گیا تھا۔ اس میں کچھ ایسی باتیں درج تھیں کہ کوئی بھی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لکھنے والے نے ہدایت کی کہ جس گناہ کا بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو وہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے اسی سے مدد لو۔ خط میں ان ملاقاتوں کا ذکر تھا جو میں نے کبھی کسی سے کی ہی نہ تھیں۔ بس کیا کہوں، خط کیا تھا، ایک قیامت تھا۔ نہیں معلوم یہ خط فواد نے لکھا یا ناجیہ نے کسی سے لکھوا کر فواد کو دیا کہ جا کر میرے حوالے کر دے، اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے کی تعمیل کر دی۔ اف، کتنے گھٹیا تھے میرے رشتہ دار کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ناجیہ سے زیادہ فواد کا افسوس تھا جس کو میں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ اے کاش اس روز وہ بٹوا میں ناجیہ کی امانت سمجھ کر نہ لیتی، یا کم از کم کھول کر دیکھ لیتی کہ اس میں ہے کیا، تو بابا جان یہ تحریر پڑھ کر جان سے نہ گزرتے۔ درج تھا کہ اگر شادی سے قبل ماں بننے کا خطرہ ہے تو جان دینے کی کیا ضرورت ہے، کورٹ میرج کر لو۔ غرض کیا لکھوں، حیا مانے ہیں، آگے لکھ نہیں سکتی، ورنہ اس تحریر کی خرافات میرے تن سے روح نکالنے کو کافی تھیں۔ بابا کا مردہ تن میرے سامنے پڑا تھا اور میں تو دیوار سے مجرم بنی جیسے لگی کھڑی تھی۔ سمجھ میں نہ آ سکی کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد تو بعد میں کھلا۔ والد کی وفات پر یہی پھپھو سینہ کوبی کر رہی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنے پتھر دل ہیں یہ لوگ جنہوں نے میری ماں کا سہاگ اجاڑ دیا اور اب ان کو اپنا غم نواز سمجھ رہی ہیں۔ بابا جان چلے گئے، چچا بھی نہ رہے، اب میری پھپھی کو کس کا ڈر تھا؟ فواد پہلے ہی ناجیہ کے دام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ امی غیر خاندان سے تھیں، بابا کے رشتہ دار ان سے بظاہر اخلاق سے ملتے مگر انہیں ابھی تک قبول نہ کیا۔ چچی مجھ سے پیار کرتی مگر بے بس تھیں۔ انہوں نے میرے بارے میں پھپھی سے ایسی ویسی باتیں سنی اور چچا کو بھی یہ کہہ کر اپنی طرف کر لیا کہ نرمین نہ جانے کس سے ملتی تھی جو ایسی باتیں اس نے فواد کو لکھ کر مدد مانگی۔ بھلا کوئی باپ اتنا بڑا صدمہ سہ سکتا ہے؟ نرمین کی بے حیائی نے اپنے ماں باپ کی جان لے لی۔ چچی اپنی نند کے چرتروں کو سمجھتی تھیں مگر مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کے تیور دیکھ کر چپ سادھ لی اور چچا کو ساتھ ملا کر پھپھی نے اپنی بیٹی ناجیہ کو فوراً ہی دلہن بنا کر دم لیا۔ مجھے بچپن کی منگنی ٹوٹنے کا دکھ اتنا نہ تھا جتنا دکھ اس بات کا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کو صدمہ پہنچا کر مار دیا اور مجھے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آج ناجیہ اور فواد بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے، دونوں میں آئے روز جھگڑا رہتا ہے۔ میری شادی ماموں کے بیٹے احسن سے ہو گئی۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا تہذیب یافتہ انسان ہے۔ احسن نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی۔ ننہال والوں نے سر آنکھوں پر جگہ دی جبکہ میں نے ددیال والوں کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائیوں نے بھی ددیال جانا کم کر دیا۔ چونکہ بابا جان کی وراثتی زمین وہاں تھی اس لیے وہاں جانا پڑتا تھا۔
کچھ عرصے بعد بھائیوں نے ان کی وراثت چچا سے خرید لی اور وہ رقم لے کر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ سچ ہے کہ زمین سے عزت ہے، مگر تعلیم ایسی شے ہے جس میں عزت کے ساتھ سرفرازی اور سربلندی بھی ہے۔ روشن خیالی انسان کو تعلیم کی بدولت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی جیو اور جینے دو کا پرامن راستہ اپناتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔